हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल physicsedge.com में। मैं दिनेश सेपर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कूलॉम का नियम। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अन्य कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन या इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आज हम चर्चा करते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस नियम का प्रतिपादन जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक कूलॉम, और उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में किया था। ठीक है, कूलॉम नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कूलॉम, और कूलॉम ने इस नियम को सन 1785 में प्रतिपादित किया था। किस काम में लिया जाता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि कूलॉम के नियम की सहायता से हम दो स्थिर आवेशों के मध्य जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं उनका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, मात्रा मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इस नियम से हम ये निकाल सकते हैं कि दो स्थिर आवेश जो कि कुछ दूरी पर रखे वो एक दूसरे पे कितना बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है कूलॉम का नियम। इस कूलॉम के नियम को हम इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर मैंने दो आवेश लिए, दो बिंदुवत आवेश ले रखे। ये है आपका Q1 आवेश जो कि स्थिर एवं बिंदुवत है। ये दूसरा आवेश आपका Q2 जो कि स्थिर एवं बिंदुवत है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। हमें ये पता करना है कि ये जो आवेश है जो कि बिंदुवत है, ध्यान दीजिएगा दोनों स्थिर आवेश है, अर्थात गति में नहीं है, कोई ट्रेवलिंग नहीं हो रही है, तभी ये नियम काम करता है। इस नियम की खास बात यही है कि ये जो कूलॉम का नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही कार्यरत होता है। जब आपका आवेश गति में होता है, ट्रेवल कर रहा होता है, मूविंग स्टेज में होता है तो ये बल कार्य नहीं करेगा। तो केवल ये ध्यान दीजिएगा, स्थिर आवेशों के लिए काम करेगा, इसलिए हमने स्थिर आवेश यहाँ काम में ले रखे हैं। तो यहाँ जो दोनों आवेश आपके Q1 और Q2 दोनों बिंदुवत आवेश है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए। अब देखिएगा, हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये दोनों समान आवेश, अर्थात ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव आवेश में लगता है प्रतिकर्षण बल, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, हम नाम नोट करते हैं बल, कौन सा आवेश कितना बल लगा रहा है। तो यहाँ देखिएगा Q1 आवेश आपका Q2 आवेश पर बल लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अपने से दूर की ओर। इस बल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे F21। मतलब यह है कि इस दूसरे आवेश पे यानी कि Q2 आवेश पर इस Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया बल, जिसको हम इंगित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं F21 से। ठीक है भाई, और सदिश लगाना है यहाँ पे क्योंकि बल एक निश्चित डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा देखिएगा, इतना ही बल जितना Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही बल Q2 भी तो Q1 पे लगाएगा। ये थोड़ी ना चुपचाप बैठेगा भाई, जब कोई इस पे क्रिया कर रहा है तो ये भी तो अपनी विपरीत प्रतिक्रिया करेगा। तो Q2 भी Q1 पे उतना ही बल आरोपित करेगा, लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, अर्थात इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इससे भी दूर हटते हुए। इस बल का नाम हमने रखा है यहाँ पे F12। मतलब यह है कि पहले आवेश पर, इस आवेश के ऊपर इस आवेश यानी कि दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल F12 सदिश। ठीक है भाई। अब कूलॉम क्या कहता है? कूलॉम ये कह रहा है कि यदि दो बिंदुवत और स्थिर आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी r पर रखे हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। इस बल को कहते हैं हम स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल। ठीक है भाई, इस बल का नाम क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल के नाम से इसको जाना जाएगा। इन दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर जो बल आरोपित किए जा रहे हैं वही बल कहलाएगा आपका स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल। फिर कूलॉम ने ये बताया कि जो बल है उसका मात्रा कितनी होती है। कैसे हम ज्ञात करें कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं? तो देखिएगा, कूलॉम ने ये समझाया कि लगने वाला बल, अर्थात पहले के ऊपर दूसरे के द्वारा और दूसरे के ऊपर पहले के द्वारा जो बल आरोपित किए जा रहे हैं उनका परिमाण समान होगा। अर्थात Q1 Q2 पे जितना लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर भी लगाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो दोनों बलों का परिमाण समान है, इसलिए नेट बल हमने F मान लिया, अर्थात F कह रहे हैं उस बल को जो कि एक दूसरे के द्वारा लगाया जा रहा है। तो F बराबर हो जाएगा F12 इज इक्वल टू हो जाएगा F21। ठीक है भाई। आगे देखिएगा, अगर हम इसका सदिश रूप लिखना अच्छा है तो सदिश रूप किस प्रकार से लिखेंगे? सदिश रूप, क्योंकि बल एक सदिश राशि, तो सदिश रूप में हम लिख सकते हैं कि F12 पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है
वो परिमाण में बराबर है F21 के, कि दूसरे आवेश पर जो पहले के द्वारा लगाया गया है और पहले के द्वारा दूसरे पर जो बल लगाया जाता है उन दोनों का परिमाण आपस में समान ही रहेगा। ठीक है भाई, कि ये बल F12 और ये आपका बल है F21, दोनों परिमाण में क्या है, समान। अब ये तो हुई परिमाण की बात, लेकिन हम लिख रहे हैं सदिश रूप, तो भाई सदिश रूप है तो इनके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ये तीर का निशान लगाएंगे। अभी भी ध्यान रखिए गलत है, सही नहीं है सदिश अगर लगा रहे हैं तो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है बल परिमाण में तो भाई समान है, लेकिन डायरेक्शन इनकी विपरीत है, अर्थात दिशाएं कैसे है, विपरीत, अपोजिट है। इसलिए ये विपरीत सदिश बन जाएंगे और विपरीत सदिशों को व्यक्त करने के लिए यहाँ लगाएंगे हम ऋणात्मक चिन्ह। क्या लगा देंगे भाई? ऋणात्मक चिन्ह। मतलब F12 सदिश इज इक्वल टू होगा माइनस F21 सदिश के। इस समीकरण का मतलब ये निकल रहा है कि दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है वो इन बलों की डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ जो बल लग रहे हैं वो दिशा में विपरीत काम कर रहे हैं, अर्थात उनकी विपरीत डायरेक्शन है, एक दूसरे के अपोजिट वो लग रहे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कूलाम ने जो कहा उसके अनुसार, तो मैं लिख रहा हूं यहां कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम ने यह कहा कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के, इन आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 इंटू Q2, अर्थात लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात में है। फिर देखिएगा कूलाम ने कहा कि लगने वाला जो बल है F वो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ठीक है भाई, यहीं से देखिए F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, मतलब जो बल है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में, तो इसको विक्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कूलाम का जो नियम है उसको विक्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूरी के विक्रम वर्ग नियम की पालना कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे इन आवेशों के मध्य में तो बल का परिमाण उतनी मात्रा में घटता जाएगा। तो ये संबंध आपका कि F प्रोपोर्शनल तो होता है Q1 इंटू Q2 के और F प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, दोनों को साथ जोड़ लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, समानुपात तो है Q1 इंटू Q2 और विक्रमानुपात है r स्क्वायर के, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और बटा में आ जाएगा आपका r स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक संबंध बना है। अब क्या करते हैं हम आगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से, समानुपात का चिन्ह जैसे हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होता है आपका F इज इक्वल टू K। कांस्टेंट कौन है यहाँ? K। बाकी चीजें ऐसे कैसे रख दो, Q1 इंटू Q2 बटा r का स्क्वायर। तो ये है आपका कूलाम बल या कूलाम बल ज्ञात करने का सूत्र आ चुका हमारे पास में। अगर हमारे को दोनों आवेशों का परिमाण और उनके बीच की दूरी पता है तो हम बड़े ही आसानी से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल, जिसको कहते हैं हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, बात करते हैं यहाँ K क्या होता है। तो देखिए कि एक स्थिर वैद्युत नियतांक है, K को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। बात करते हैं K का मात्रक क्या होगा भाई, K का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक तो हम जानते हैं न्यूटन में आएगा, लेकिन K का मात्रक क्या होगा? तो देखिएगा K का मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K का मात्रक क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बोला सर कैसे निकाल दिया, हमें भी तो बताइए ना, हमें भी पता चले कैसे निकालते हैं। तो बड़ा आसान है मात्रक निकालना, कक्षा 11 में हमने पढ़ रखा है। देखिएगा यहाँ से K का मात्रक निकालना, सोल्व कर दो, K की वैल्यू निकल जाएगी। देखिएगा K निकालना हमें, वज्र गुणा करा है FR स्क्वायर, और यहाँ जो संख्या है K की गुणा की उसका लग जाएगा इधर भाग, Q1 इंटू Q2। अब यहाँ से मात्रक लिख दो आप भाई, F बल होता है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, R यहाँ दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो मीटर में भी लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिएगा यहाँ Q1 आवेश, आवेश का मात्रक हमने पढ़ लिया, ऐसा ही कूलाम होता है। दूसरा भी क्या है? आवेश, इसका भी मात्रक कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम गुणा होएगा, कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस
नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके स्थिर वैद्युत नियतांक के का मात्रक। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा। आगे बात करते हैं, ये तो था इसका परिमाण। अब बात करें इसकी डायरेक्शन भी है बल्कि, तो बल्कि डायरेक्शन देखिएगा कैसे होती है कि यहाँ दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, भाई ये रेखा है, इसी के अनुदिश होती है, इसी के सिमिलर, इसी के लाइनर होती है। इस बल की जो डायरेक्शन होएगी, ये जो बल लग रहा है आपका इन दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पे जो बल आरोपित किया जा रहा है, उसकी देखिए दिशा किधर होती है, वो दिशा इस रेखा को मिला, इस रेखा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी की क्या होगी, अनुदिश होती है, इसी की दिशा में होती है, इसी के समांतर होती है, इसी के पैरेलल होती है। ठीक है भाई, इसलिए कूलॉम बलों को केंद्रीय बल भी कहते हैं। ये वजह होती है, कूलॉम बल क्या कहलाते हैं, केंद्रीय बल भी कहलाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। अब इसका सदिश रूप लिखते हैं, बड़ा ही आसान है क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो F वेक्टर लगा दीजिएगा इज इक्वल टू के, यहाँ एक अदिश राशि है, Q1 भी अदिश है, Q2 भी अदिश है, R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर क्या है, या R दूरी है इन दोनों आवेशों के मध्य की। हमें सदिश फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ आर कैप लगा देंगे भाई। क्या लगा देंगे, आर कैप। कक्षा 11 की बात है, देख लीजिएगा और क्यों लगाया, कैसे आए। आर कैप, आर कैप होता है अपना इकाई सदिश। ठीक है, ये बल की डायरेक्शन व्यक्त कर रहा है यहाँ पे कि बल की दिशा किधर है। तो हमें पता चल चुका है बल की जो दिशा है वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो यहाँ हमने दिशा को व्यक्त करने के लिए आर कैप को गुणा करवाया। आर कैप इकाई सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होगा, अर्थात इसका मान 1 होता है, तो इस सूत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में अपना काम हो जाएगा, अर्थात दिशा ज्ञात हो जाएगी। और देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, कक्षा 11 में हमने पढ़ा होगा कि इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश होता है भाई आपका आर वेक्टर अपॉन आर। यदि किसी सदिश में उसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का भाग लगाया जाए तो हमें प्राप्त होता है इकाई सदिश। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा, अपने को इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इकाई सदिश को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसी को हम काम में लेते हैं और हल करते हैं इसको आगे। एफ सदिश ऐसा कैसा लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर था ऑलरेडी, N2 में आ जाएगा आर कैप की वैल्यू, आर कैप की वैल्यू आर सदिश बटा आर, आर सदिश बटा आर। तो आगे देखिएगा इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, कौन से रूप में आएगा ये, तो एफ सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, और ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा सदिश रूप। ठीक है भाई, तो ये था आपका कूलॉम का नियम जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इस प्रकार से हम दो आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा और क्या क्या इफेक्ट होता है। भाई क्या होता है, कभी कभार हमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कीजिए, एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कीजिए, या एक कूलॉम आवेश किसे कहेंगे। हम जानते हैं कूलॉम जो है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो एक कूलॉम की क्या परिभाषा बनेगी। जैसे कि 1 मीटर क्या होता है हम जानते हैं, वैसे एक कूलॉम आवेश कितना होगा। तो देखिए हम बड़े आसानी से इस फॉर्मूले से एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं, पता कर सकते हैं एक कूलॉम आवेश कितना होगा। बहुत ही आसान है, देखिएगा हमें पता है F इज इक्वल होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यदि Q1 बराबर हो Q2 के और दोनों की वैल्यू में ले रहा हूं 1 कूलॉम, मान लो कि Q1 और Q2 जो दो आवेश आपके बिंदुवत और स्थिर आवेश वो समान परिमाण के हैं, दोनों का मान लिया हमने 1 कूलॉम। अब क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों को हम 1 मीटर दूरी पे रख देते हैं, अर्थात दोनों के बीच की दूरी भी ले ली हमने 1 मीटर। ये वैल्यू यहाँ सूत्र में इनपुट करवाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। F इज इक्वल टू के N2
Q1 Q2 दोनों एक है भाई, तो 1 इंटू एक ही रहेगा और नीचे R 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो F किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया। और K क्या होता है? आपका स्थिर वैद्युत नियतांक होता है, जिसका मान मैं आगे और चर्चा करूंगा, फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ। इस K की वैल्यू होती है भाई 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ जो अपने को मान मिलेगा F का, वो आएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9। F किसके बराबर है? K के, और K का मान क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है भाई। बस यहीं से हम परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी। यदि दो बिंदुवत और स्थिर आवेश निर्वात में एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखें, शर्त यह है कि दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए? समान। तो हम फिर से बोल सकते हैं, यदि दो समान परिमाण के आवेश निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित होने पर दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल आरोपित करें। 9 गुणा 10 की पावर 9 बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल आरोपित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम होगा। तो प्रत्येक आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलम। सीधा सा है भाई। यह आपका Q1 आवेश और इससे 1 मीटर दूरी पर रखा है Q2 आवेश, बीच में निर्वात है, वैक्यूम है, कोई माध्यम नहीं है। तब इन समान परिमाण के आवेशों द्वारा 1 मीटर दूरी पर निर्वात के अंदर अगर बल का मान लगता है, दोनों एक दूसरे पे 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल आरोपित करते हैं, तो हम कह सकते हैं इसका मान भी 1 कूलम है, इसका मान भी 1 कूलम है। या उल्टा बात करूं मैं, विपरीत बात करूं, तो यूं मान लेना कि अगर दो आवेश 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल आरोपित कर रहे हैं, तो समझ जाना कि उनका परिमाण होगा 1 कूलम के होंगे, अर्थात वही कहलाएगा आपका 1 कूलम आवेश। ये थी आपके 1 कूलम आवेश की परिभाषा। आगे चलिएगा और देखिएगा, आगे बात करते हैं हमारे इस K के बारे में। बहुत सारी बातें करेंगे हम K से रिलेटेड। तो हम बात करते हैं K का मान। K का मान मतलब जो आपका K होता है, इसको हम स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं, वो भाई माध्यम पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। अर्थात माध्यमों के अनुसार इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसका मान बदलता जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या मान होता है K का मान। नंबर 1, पहला केस हम यहाँ लेते हैं A, निर्वात में K का मान। निर्वात में K का मान, ध्यान दीजिएगा, निर्वात के लिए K का मान हम लिखते हैं, तो निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होती है भाई, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू निर्वात के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोला ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, ये एक संख्यात्मक मान है, 4 और पाई भी संख्यात्मक मान है। एप्सिलॉन नोट जो है वो भी एक नियतांक होता है, जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता ये कहलाता है, और इसकी वैल्यू मैं बाद में बात करता हूं। फिलहाल देखिएगा, इसको हल करते तो इसका मान आता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और चूंकि K है तो K का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मैंने आपको सिखा दिया है, K का मात्रक अभी ज्ञात किया था कैसे होता है, यहां से फिर आप निकाल सकते हो K को। ठीक है, तो K की वैल्यू निर्वात में अगर दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है, वैक्यूम है, तो K का मान हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हल करनी है तो वहां हम न्यूमेरिकली मान काम में लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिएगा यहां जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो कहलाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है भाई। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर बात करें, बोला सर इसका वैल्यू कितनी होती है, मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है भाई 8.854 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। फिर बोला मात्रक क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ K का जो भी मात्रक होगा उसका ठीक उल्टा मात्रक हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि K की वैल्यू
के का मात्रक अगर मैं यहाँ रखूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट को निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे मानों को, हर अंश हर बने जाएगा। तो इसका मात्रक हम लिख देंगे इसका जस्ट अपोजिट, कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मान 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अगर निर्वात में रखे आपके दोनों आवेश तो के की वैल्यू हमें ये काम में लेनी है 1/4πε0 बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक है, जहां एप्सिलॉन होता है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब बल कितना काम करेगा, अब दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा। ये थे अपने दोनों आवेश Q1 और Q2। इस पे बल लग रहा था F21, इस पे बल लग रहा था F12, दूरी R थी। देखिएगा बात में कर रहा हूं कि यहाँ Q1 और Q2 के बीच में कुछ नहीं है भाई, मतलब निर्वात वैक्यूम है, हवा मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, बाकी कोई माध्यम नहीं रखा हुआ है। तब बल लगेगा, उसका मान हो जाएगा F = तो बल का सूत्र ये रहा KQ1 Q2/R²। चेंज क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, केवल K की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और K की वैल्यू ये रही 1/4πε0। ठीक है, आगे का ऐसा का सब तार दीजिएगा Q1 Q2/R²। तो ये आ जाएगा निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान। तो दो आवेश अगर निर्वात में रखे हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा उसका मान हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये था दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल का मान। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि अगर क्या हो इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए, अर्थात पानी भर दिया जाए, अभ्रक रख दिया जाए, मोम रख दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, कांच काम में ले लिया हमने, तो उस स्थिति में बल क्या घटेगा या बढ़ेगा, वो चीजें हमें ज्ञात करनी है, चेक करना है। देखिएगा ये पहला केस हो चुका है, दूसरे पे चलते हैं हम। बी ये अपना, यदि दोनों आवेश माध्यम में स्थित हो, माध्यम में हो या स्थित हो, तो के का मान क्या बनेगा, बहुत ही आसान है। इस स्थिति में भाई के की वैल्यू आती है 1/4πε, 1/4π केवल एप्सिलॉन। फिर आगे चलते हैं तो इसी को हम हल कर सकते हैं, 1/4π ऐसा का ऐसा लिखिएगा और ध्यान दीजिए यहाँ एप्सिलॉन जो होता है उसकी वैल्यू होती है ε0 εr। एप्सिलॉन जो मैंने यहाँ लिखा है उसकी वैल्यू होती है ε0 εr, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप ε0 εr। बस माध्यम के लिए के का मान ये आएगा 1/4π ε0 εr। तो εr क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, इनकी मैं बात बता देता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ एप्सिलॉन को बोलते हैं हम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है भाई, एप्सिलॉन है आपका माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और आपका εr जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। εr को क्या बोलेंगे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका और भी नाम होता है, या इसको कहते हैं हम परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसी नाम से पूछा जाता है ज्यादातर। माध्यम का क्या बोलते हैं, इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं। एक और नाम होता है इसका, या इसको कहते हैं हम विशिष्ट परावैद्युतता, परावैद्युतता, विशिष्ट परावैद्युतता भी इसको कहा जाता है।
ठीक है भाई। तो ये तीन नाम थे आपके एप्सिलॉन आर के, याद रख लीजिएगा। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको कहा जाता है, या इसको पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक भी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं हम विशिष्ट पैरावैद्युतता। ठीक है, तो ये था आपका एप्सिलॉन आर का मान। अब हमारे को पता चल चुका है माध्यम। अगर मैं इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम भर दूं भाई, वो हवा, पानी, कांच, अभ्रक, रबड़, ग्लिसरीन, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई माध्यम रखूंगा तो बल कितना लगेगा, क्या फर्क पड़ेगा निर्वात की तुलना में, उस पर देखिएगा। इस स्थिति में जो बल काम करेगा F, तो F का फॉर्मूला ये होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चेंज किसको करना है, K की वैल्यू को। K की वैल्यू क्या रखेंगे, ये आ गई K की वैल्यू। तो F इज इक्वल टू जाएगा आपका 1/4 पाई F साइन नॉट F साइन R, बाकी ऐसा का सब R दीजिएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये है माध्यम में लगने वाला बल। Fm से व्यक्त कर रहा हूँ, मीडियम को व्यक्त कर रहा है या माध्यम को व्यक्त कर रहा है। इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई F साइन नॉट F साइन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले हमने निर्वात के लिए पढ़ा था, तो निर्वात के लिए केवल ये फॉर्म आ रही थी, अर्थात एप्सिलॉन आर नहीं था। अब एप्सिलॉन आर का अतिरिक्त और भाग लग रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि अब की बार माध्यम आने पर बल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि नीचे वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मान घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं निर्वात की तुलना में माध्यम में बल का मान सदैव कम रहेगा, अर्थात सर्वाधिक जो बल लगता है वो निर्वात में लगता है। सबसे ज्यादा बल किसमें लगेगा भाई, निर्वात में रहेगा। अगर आपने कोई भी माध्यम रखा है दोनों आवेशों के बीच में, तो जितने पैरावैद्युतांक का, जितने एप्सिलॉन आर का आपने माध्यम काम में लिया है, उतने ही गुणा बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये था आपका कूलाम का नियम, और उसके अंदर के मान अलग अलग स्थितियों में बल का मान भी अलग अलग आएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो कूलाम बल है वो सर्वाधिक कार्य करता है निर्वात के अंदर, अर्थात बल का मान सबसे ज्यादा रहेगा निर्वात के लिए। और जैसे जैसे माध्यम आप रखते जाओगे, अलग अलग माध्यमों के लिए बल का मान अलग अलग रहेगा। इससे भी हम, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, कौन से माध्यम में कितना बल लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे। अब फिर हम चर्चा करते हैं अपने माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको हम एप्सिलॉन आर से लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, कैसे इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो देख लीजिएगा, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। एक संबंध होता है एप्सिलॉन, अर्थात माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता इज इक्वल टू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की। तो यहां से हम बड़े आसानी से एप्सिलॉन आर को निकाल सकते हैं। तो इसलिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्साइन नॉट का इधर भाग लगाए तो ये हो जाएगा एप्साइन अपॉन एप्साइन नॉट। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका एप्सिलॉन आर। तो हम कह सकते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये क्या थी, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एवं यह है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है भाई, यहां से ये जो अनुपात है, इस अनुपात को, अनुपात किस किस का है, ये तो आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता और ये है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात है वही कहलाएगा आपका माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, एप्साइन आर जो होता है वो एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। एप्साइन आर एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि, बोला ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि यहाँ एप्सिलॉन और एप्साइन नॉट समान भौतिक राशियां है, दोनों के मात्रक होंगे। इसका भी होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका भी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मात्रक निरस्त हो जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक प्राप्त नहीं होगा।
ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं यह एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि होती है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ पैरावैद्युतांकों के मान बताऊंगा कि किस माध्यम के लिए पैरावैद्युतांक का मान कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर। तो देखिएगा, अगला टॉपिक अपना विभिन्न इंपॉर्टेंट, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, विभिन्न माध्यमों के लिए पैरावैद्युतांक। ठीक है भाई, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं माध्यम और एक तरफ लिखेंगे हम पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक देखिएगा और लिख लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात के लिए। भाई निर्वात जहां वायु तक नहीं होती है तो उस वैक्यूम के लिए जो पैरावैद्युतांक होता है वो होता है 1। ठीक है, माध्यम के लिए निर्वात के लिए जो पैरावैद्युतांक की वैल्यू आएगी वो 1 होती है। दूसरा नंबर होता है हवा। हवा, तो हवा के लिए अगर मैं फिक्स वैल्यू की बात करूं तो होता है 1.00059। हवा के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 1.00059। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपको ये स्पेशल वैल्यू के लिए कहा नहीं जाए तब तक इसको अप्लाई नहीं करना है। देखिएगा यहाँ 1 और 1.00059 में ये बहुत ही कम वैल्यू है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए हवा का भी मान एक्चुअल में 1 ही रखा जाता है। लेकिन मैंने आपको फिक्स वैल्यू बताई है, डाटा बताया है, तो वो फिक्स होगा आपका 1.00059। ठीक है, अन्यथा हम जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू हल करते हैं हवा की अगर बात हो तो हम 1 ही रख लेते हैं, है ना, हवा को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता बल के ऊपर। फिर देखिएगा तीसरा, अभ्रक। अभ्रक के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 3 से 6 के मध्य। 3 से 6 के मध्य यानी लगभग 5 होता है इसका, लगभग कितना, 5। आगे देखिएगा, आसुत जल, जो शुद्ध जल होता है, आसुत जल के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 80। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आसुत जल के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 80। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, और मैं आगे बात करने वाला हूं पैराफिन मोम। पैराफिन मोम देखिएगा, पैराफिन मोम के लिए वैल्यू होती है इसकी 2 से 2.3, 2 से 2.3, लगभग 2.3 ले सकते हैं हम। पैराफिन मोम के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 2 से 2.3। नेक्स्ट वैल्यू यहां लिख देता हूं फिर से, ये आपका माध्यम हो जाएगा और एक तरफ हम लिख देंगे इसका पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर है अपना 6 नंबर पे हम ले लेते हैं अपना ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के लिए जो पैरावैद्युतांक का मान होता है वो है आपका 42.5। ग्लिसरीन के लिए 42.5। नेक्स्ट है 7 नंबर कांच। कांच के लिए जो पैरावैद्युतांक होता है वो 5 से 10 के मध्य होता है, 5 से 10, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं, क्राउन कांच है, फ्लिंट कांच है, ठीक है ना, इस हिसाब से लिख रहे हैं यहाँ 5 से 10 के मध्य। फिर चलते हैं हम आगे 8 नंबर पे, यहां लिखने वाला हूं मैं रबर के लिए। रबर के लिए लगभग होता है 7। रबर के लिए पैरावैद्युतांक का मान होता है 7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, यहां हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अगर पैरावैद्युतांक की बात करो तो मान होता है 1.00053, जो कि लगभग हवा के समान ही होता है। ऑक्सीजन का पैरावैद्युतांक होता है 1.00053। आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बार पूछी जाती है, धातु यानी कि सुचालक पदार्थ।
ध्यान दीजिएगा, जितने भी सुचालक होते हैं, सुचालकों में मुख्यतः धातुएं हैं, तो उन सबके लिए जो पैरा वैद्युतांक के मान होते हैं वो इन्फिनेटिव होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने दो आवेशों के बीच में किसी धातु को रखा है माध्यम के रूप में, तो आपका नेट बल 0 हो जाएगा, अर्थात उस स्थिति में दो आवेशों के मध्य कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो सुचालक के अंदर आपकी धातुएं आती है। अगर आपको सोना चांदी भी दे दें तो वो भी धातुएं हैं, तो उनके लिए आपको पैरा वैद्युतांक का मान चूज करना है इन्फिनेटिव अनंत। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ माध्यम और उनके पैरा वैद्युतांक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, मैं दूर हो जाता हूँ 2 सेकंड के लिए। तो आगे देखिएगा, फिर से हम बात करते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक रहेगा निर्वात में बल और माध्यम में जो बल लगते हैं उनके बीच पारस्परिक क्या संबंध होता है। तो देखिएगा, अगला टॉपिक अपना निर्वात में आवेशों के मध्य बल एवं माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बलों के मध्य संबंध। स्थिर वैद्युत बलों के मध्य संबंध क्या ज्ञात करें हम कि निर्वात में दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है और माध्यम में दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उनमें क्या पारस्परिक संबंध रहेगा। तो इसी की चर्चा हम करने वाले हैं और ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली है। भाई हम जानते हैं दो आवेशों के बीच निर्वात में जो बल लगता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये तो है निर्वात में लगने वाला बल। ठीक है भाई, ये तो था अपना निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। दूसरा होता है माध्यम में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जिसको हम FM से लिखते हैं मीडियम के लिए। वो होता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये था आपका माध्यम के लिए। अगर आवेशों के बीच माध्यम है तो इतना बल काम करेगा, कोई माध्यम नहीं है अर्थात निर्वात तो इतना बल कार्य करेगा। बोला संबंध क्या होता है इनमें, तो भाई इन दोनों को हम दो इक्वेशन बना लेते हैं। ये समीकरण आपका एक है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप पहले का दूसरे में या दूसरे का पहले में भाग लगा दीजिए, एक संबंध प्राप्त हो जाएगा आपको। तो मैं चेक करता हूं, भाग लगाता हूं समीकरण 1 भाग 2 से। समीकरण 1 भाग 2 से। भाई स्पीड ज्यादा हो तो बोल दीजिएगा कमेंट करके। F अपॉन FM भाग लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, यहां से हल कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। F में भाग लगाया FM का इज इक्वल टू, F में भाग लगाया FM का, पहले में दूसरे का लगा रहे, इधर ये वैल्यू बायां पक्ष दायां पक्ष 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें भाग लग जाएगा इस पद का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। और यहाँ देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ संख्या नीचे है, फोर्थ कहाँ आएगी ऊपर, बाकी सारे मान निरस्त हो चुके हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा संबंध आया, F/FM बराबर आ रहा है एप्सिलॉन R। बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, बहुत सारे न्यूमेरिकल से हल कर सकते हैं। यहां से एक और परिभाषा बन रही है, सबसे पहले मैं उसी की चर्चा कर लेता हूं। एप्सिलॉन R अर्थात जिसकी पहले मैंने परिभाषा दी थी, जिसको हम माध्यम का पैरावृत्तांक कहते हैं, तो यहां से एक और परिभाषा हम उसकी दे सकते हैं। कैसे, देखिएगा ये क्या है, यह है दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल। और ये क्या है, यह है आपका दो आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल एवं उन्हीं दो आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को
माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। शर्त यह है कि दूरी नहीं बदलनी है, वही आवेश रखने हैं। जितना उनके मध्य ध्रुवात में बल लग रहा है और उतनी दूरी पर माध्यम रखने पर जो बल लगेगा उसका जो अनुपात है वो माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। तो ये संबंध आया है। देखो संबंध से क्या बातें हमें पता लग रही है, देख लीजिएगा। इस संबंध से हमें पता लग रहा है कि आपका, अगर मैं F निकालूं, यहां से F को निकालेंगे, इसका वज्र गुणा करा दीजिए इधर, F बराबर हो जाएगा Fm into F sin R। पहला संबंध मतलब ये हुआ कि निर्वात में जो बल कार्य करता है वो माध्यम के बल से कितना गुना होगा, F sin R गुणा ज्यादा, F sin R गुणा ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से Fm निकालूंगा या ऊपर से निकाल लीजिएगा आप Fm, तो F sin R का F में भाग लग जाएगा, तो F बटा हो जाएगा F sin R। मतलब माध्यम पे जो बल आएगा Fm जो होता है वो निर्वात के बल से F sin R गुणा कम होगा, F sin R गुणा कम होगा। ठीक है भाई। जैसे मान लो ये दो आवेश है Q1 Q2, R दूरी पर रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, और इनकी इस स्थिति में इनके बीच जो बल लग रहा है मान लो वो है आपका 24 न्यूटन। कितना लग रहा है भाई, 24 न्यूटन। अब मान लो इन आवेशों को यहीं रख के इतनी दूरी पे हम इनके बीच में कोई माध्यम भर दें। क्या भर दे, माध्यम। माध्यम भरा तो इसका परावैद्युतांक होगा, मान लो उस परावैद्युतांक का मान 3 है। तो आपको पूछेगा अगर माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 3 है तो बताओ अब बल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है भाई, Fm निकालना। अब माध्यम की उपस्थिति में बल F आपको दे रखा है, निर्वात का बल कितना 24, F sin R कितना रखा है 3 वाला, तो अब बल कितना हो जाएगा 8। सीधा सीधा कितना गुना घटा है, 3 गुना। 3 क्या था आपका F sin R। यही मैं बोल रहा हूं आपको कि माध्यम की उपस्थिति में जो बल है वो F sin R गुना कम हो जाता है। F sin R यहाँ जैसे 3 था तो 3 का भाग 24 में 8 बार गया है, तो देख लीजिएगा 8 या 24 होता है, 24 का 1/3 हो गया आपका 8, यानी कि सीधा सीधा 3 गुना कम हो चुका है बल। ठीक है। फिर देखिएगा अभी हमने पढ़ा F sin R ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। अभी मैंने आपको सारणी बनवाई थी, वहां जो मिनिमम होता है जहां कोई माध्यम, क्योंकि निर्वात एक प्रकार निर्वात माध्यम नहीं होता है, तो जितने भी माध्यम है उनके लिए एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज्यादा था, उस सारणी के अंदर देख लीजिएगा। अगर मैं बताना चाहूँ तो एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेके इन्फिनेटिव के बीच होता है, या इन्फिनेटिव तक होता है। 1 से लेके इन्फिनेटिव तक मान होते हैं एप्सिलॉन आर के। एक निर्वात का था और इन्फिनेटिव जो था वो आपका धातुओं यानी कि सुचालक पदार्थों का होता है। तो F sin R हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा भाई। F sin R अगर 1 से ज्यादा है तो आपका F हमेशा Fm से क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि F कब आएगा, जब Fm F sin R से गुणा होएगा, और F sin R हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। अगर F sin R 1 होता है तब तो ये बराबर रहेंगे, लेकिन हम जानते हैं F sin R कभी 1 भी नहीं होगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 नहीं होता है, वो हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि F ऑलवेज ग्रेटर देन होगा Fm, F ऑलवेज ग्रेटर देन Fm। मतलब निर्वात में जो बल लगता है वो माध्यम में लगने वाले बलों से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।